नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। चंपावत के तामली में आज दशहरा महोत्सव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और इस मौके पर धामी ने तामली क्षेत्र के विकास को लेकर कई घोषणाएं की हैं, जिसमें तामली से पोलप रूपालूगाड़ मार्ग के निर्माण, पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान हेतु लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराए जाने की बात कही उन्होंने। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महोत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करने का काम करते हैं। ये नई पीढ़ी को भी हमारे संस्कृति से रूबरू कराते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें यहाँ के संस्कृति से जोड़ कर रखना है और ये तमाम महोत्सव उसका एक अहम जरिया है। सभी लोगों ने कहा है कि इस क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। इस पानी की समस्या के स्थायी निदान के लिए तामली लिफ्ट पेयजल योजना, ये मैं इसकी घोषणा करता हूं कि ये योजना बनाई जाएगी। महोत्सव मेला स्थल इसके सौंदर्यीकरण के लिए, क्योंकि ये स्थान हमारा और अच्छा होना चाहिए और इसमें टीन साइड वगैरह बन गया है और सौंदर्यीकरण हो, हमारे यहाँ के कलाकार अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें। केवल रामलीला के समय में ही, दशहरा महोत्सव में ही नहीं, पूरे साल भर कुछ न कुछ आयोजन यहाँ पर होते हैं। इससे पहले सीएम धामी ने आज उधम सिंह नगर पहुंचकर वहां बन रहे एम्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। किच्छा में ही नागरिक अभिनंदन समारोह में भी हिस्सा लिया। हिंदू मुस्लिम सियासत के बीच उत्तराखंड में बाहरी और भीतरी मुसलमान के बीजेपी के नए कार्ड ने कांग्रेस को सियासी भंवर में ला खड़ा किया। क्या कांग्रेस बीजेपी के इस बयान का समर्थन करेगी और अगर नहीं तो फिर उसकी अपनी लाइन क्या होगी, ये सवाल भी है। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद के बाद थूक जिहाद को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी का कहना है कि ये उत्तराखंड के नहीं, बाहर से आकर रहे मुसलमानों का काम है। बीजेपी ने उत्तराखंड वर्सेस बाहरी मुसलमान के नारा देकर नई बहस शुरू कर दी है। इस पर यह कहकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोहर लगा दी कि देवभूमि को कलंकित करने वाले ऐसे लोगों को वे मिटाकर ही दम लेंगे। दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड वर्सेस बाहरी मुसलमान का नारा देकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। इससे जहां उसने उत्तराखंड के परंपरागत वोटर्स को साधने का काम किया है, वहीं बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही कांग्रेस को भी बैकफुट पर ला दिया है। उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक याद कर रहे हैं, ये थूक याद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो निर्णय हमारे कुछ कठोर हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है हम उसको भी ले रहे हैं। कोई मूत्र वाली चाय, थूक वाले भोजन कराएंगे तो आपकी दुकान चलेगी। ये तो एक षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के मुसलमानों के कारोबार पर पड़ने वाला है। इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ यहाँ के मुसलमानों को इन तथाकथित जो बाहर से आ रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। बीजेपी ने एक तरह से मैसेज दे दिया है कि उसे उत्तराखंड में पीढ़ियों से रहते आए मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके इस बयान ने कांग्रेस की दिक्कत जरूर बढ़ा दी है। बीजेपी की इस नई गुगली का उसके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अब मुसलमानों को भी आपस में लड़ाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो विभाजन करना है, किसी न किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करना है, किसी न किसी तरह से धर्म के आधार पर लोगों को बांटना है। अब इनको लगता है कि उत्तराखंड में तो भाई 12 से लेकर के और 15-16% मुस्लिम भी है, तो अब बाहर का मुसलमान और अंदर का मुसलमान
उत्तराखंड की 1.25 करोड़ आबादी में 16% स्टेक होल्डर मुस्लिम आबादी भी है, लिहाजा कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अब थूक जिहाद के बीच उसकी इसी निर्णायक मौजूदगी को देखते हुए बीजेपी ने उत्तराखंडी वर्सेस बाहरी मुसलमान का बयान देकर एक तरह से अपना सियासी स्टैंड साफ कर दिया है। बारी अब कांग्रेस की है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का शोर शुरू हो चुका है। सियासी दलों का मुख्य फोकस नगर निगमों और खासकर महापौर के प्रत्याशियों पर है, जिनकी संख्या इस बार बढ़कर 11 हो चुकी है। उत्तराखंड में नवंबर में निकाय चुनाव संभावित है, लिहाजा शहर शहर चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों का मुख्य फोकस नगर निगमों को लेकर है, जिनकी संख्या इस बार 9 से बढ़कर 11 हो गई है। पिछली बार बीजेपी का 5 नगर निगमों पर कब्जा था, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 2 नगर निगम थे। बीजेपी 15 अक्टूबर को महापौर प्रत्याशियों की तलाश में आर्बिटर भेजने जा रही है। उसकी चुनौती ये है कि उसके पास एक सीट पर कई दावेदार हैं, जिससे उसे भीतर घात का डर सता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर बार हर सीट पे बहुत ही कैंडिडेट होते हैं। कम तो वहां होते हैं जहां विश्वास ही समाप्त होता है। हमारे यहाँ पार्टी पूरे सिस्टम के आधार पर कैंडिडेट का प्रत्याशी घोषणा करती है। 15 तारीख को अपने जो कमेटी है, जो टीम हमने इसके सर्वे के लिए भेजने कार्यकर्ताओं राय शुमारी के लिए, वो टीम हमारी जारी हो जाएगी और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी की घोषणा भी करेंगे। जो हमने पिछली बार परफॉर्म किया था उसको पार भी करेंगे, क्योंकि निकाय में हमारे यहाँ शहरों में अच्छी स्थिति भी है और निगम की भी संख्या बढ़ी है और अन्य निकायों की भी संख्या बढ़ी है। नगर निगमों में से कांग्रेस पिछली बार मात्र 2 नगर निगम पर ही जीत दर्ज करा पाई थी। इस बार उसे 11 नगर निगमों पर बीजेपी से 2-2 हाथ करने हैं। चुनाव में उस पर परफॉर्मेंस सुधारने का दबाव रहेगा। देखिए, नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। हमारे पास बहुत सशक्त और मजबूत कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। उत्तराखंड में 11 निगम के अलावा 45 नगर पालिका और 49 नगर पंचायत भी हैं। पिछली बार नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों तक बीजेपी का दबदबा रहा है। 5 साल बाद होने जा रहे चुनावों में एक बार फिर दोनों ही पार्टियों पर परफॉर्मेंस का दबाव रहने वाला है। इसके लिए दोनों ही पार्टियां होमवर्क में जुट गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून के आसपास अब मॉर्निंग वॉक पर जाना खतरनाक हो चुका है। विकासनगर के सहसपुर इलाके में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की है। बताया जा रहा है कि जब बुजुर्ग सुबह के वक्त वॉक पर निकले थे, उसी वक्त 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया, लूटपाट की कोशिश की। तभी बुजुर्ग की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। लोगों को आता देख बदमाश फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे में भी ये वारदात रिकॉर्ड हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है। और एकदम मुझे जो ना वो कर लिया, मतलब एकदम गिराया इस तरह से, मेरे सिर में हाथ चोट भी आया। गिरा के उन्होंने मेरे जो ना हाथ पैर बांधे, मुंह बांध दी ऐसे करके। ये युवक जो थे, अज्ञात युवक, उनके द्वारा लूट करने का प्रयास किया जा रहा था। तो संबंध में हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। इनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हरिद्वार की जेल से फरार 2 कैदियों के मामले में जेलर और डिप्टी जेलर समेत 6 पर गाज गिरी है। फरार कैदी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। रचना सारी मुझ में है, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, संसार में। हरिद्वार की जेल से 2 कैदियों के भागने से हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार की रात रामलीला का मंचन चल रहा था, तभी 2 कैदी मौका पाकर जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए थे, जिसके बाद से ही दोनों की खोज में पुलिस लगी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। वहीं इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। हरिद्वार जेल के जेलर प्यारे लाल और डिप्टी जेलर कुंवर पाल समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
मुख्यालय जेल प्रशासन ने सस्पेंड का आदेश जारी किया। वहीं जेल से फरार 2 कैदियों के इस मामले की जांच डीआईजी जेल को सौंपी गई है। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शुक्रवार को रामलीला चल रही थी, जिसमें कैदियों को अपना हुनर दिखाने का मंच दिया गया था। जेल प्रशासन और दूसरे कैदी भी रामलीला देखने में व्यस्त थे। सब कुछ आयोजन के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे जेल में हड़कंप मच गया। रामलीला में हिस्सा ले रहे 2 कैदी मौका पाकर फरार हो गए। दोनों सुग्रीव की वानर सेना में अपना किरदार निभा रहे थे। वानर सेना सीता माता की खोज के लिए निकली थी, लेकिन इन दोनों शातिर कैदियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोनों जेल की ऊंची दीवार फांदकर भागने की प्लानिंग बना चुके थे। दोनों ने 22 फीट ऊंची दीवार को पार कर लिया और फरार हो गए। जेल में निर्माण कार्य भी चल रहा था। दोनों सीढ़ी की मदद से दीवार लांघ गए। जैसे ही पुलिस को दोनों के भागने की जानकारी मिली, वैसे ही वहां का माहौल एकदम से बदल गया। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो लोगों ने निरीक्षण किया अंदर कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, उनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, वो दोनों यहाँ से फरार हो गए। जेल से भागे अपराधियों का नाम पंकज और राम कुमार है। पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, तो वहीं राम कुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। दोनों फरार कैदियों का तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस भी दोनों कैदियों के जल्दी पकड़े जाने का दावा कर रही है, लेकिन इस घटना से जेल प्रशासन की लापरवाही उजागर हो गई है। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। ब्रेक के बाद खबर रुड़की से, जहां ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई। बताया जा रहा है कि ढंढेरा रेलवे फाटक के पास शनिवार देर शाम रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर रखा मिला। गाड़ी के ड्राइवर की नजर पड़ी, तब उन्होंने ट्रेन को रोका। ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया और बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना के बाद जीआरपी आरपीएफ की टीमें जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची। एक अज्ञात के खिलाफ सिविल लाइन कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, ढंढेरा फाटक पर पहले भी धमकी भरा पत्र मिल चुका है। ढंढेरा से लंढौरा के मध्य एक खाली सिलेंडर छोटा कल बरामद हुआ था। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक के द्वारा दी गई तहरीर पर अंतर्गत धारा 150 क रेल अधिनियम के अंतर्गत बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया है और जांच की जा रही है। सर, क्या लगता है कि कोई बड़ी साजिश का सर इशारा करते हैं? देखिए, ऐसी किसी भी संभावना के बारे में कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए रुड़की पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सत्यापन अभियान चला रही है, जिसमें 60 लोगों का चालान किया गया और सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों से अर्थदंड भी वसूला गया। देहात क्षेत्र के सभी थानों में सत्यापन की कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें लगभग 60-70 लोगों के कोर्ट के चालान हुए हैं और 40-50 लोगों के कैश चालान किए गए हैं, जिनके द्वारा अपने किराएदारों का या अन्य जो सत्यापन होने हैं वो नहीं कराए गए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।